कुमा की पावर्स की वजह से लूफी लगातार 3 दिन तक आसमान में उड़ता रहा। उस बीच वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और इस ख्याल में था कि वो कहीं समुद्र में ना गिर जाए। लगातार 3 दिन आसमान में उड़ने के बाद वो एक आइलैंड में जाके गिरता है और तुरंत वो रेले के दिए गए वीवरा कार्ड की मदद से वापस से उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट उसके रास्ते में एक काफी विशाल पहाड़ आ जाता है जिसको वो अपने गियर 3 की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो काफी कमजोर हो जाता है। तभी वहाँ उसकी नजर एक जंगली सुअर पे पड़ती है जिसको मार के वो खा लेता है और उसको अपने ग्रैंडपा के द्वारा कराई गई ट्रेनिंग की याद आती है। लूफी को वहीं पे कुछ मशरूम्स दिखते हैं जिनको वो खा लेता है और उसको खाने के बाद लूफी की बॉडी पे उन मशरूम्स का अलग अलग साइड इफेक्ट्स होता है। तभी वहाँ पे 3 लड़कियां जिनका नाम मार्गरेट, एफलेंड्रा और स्वीट पी होता है वो पहुंचती हैं और वो लूफी को घायल अवस्था में देखती हैं क्योंकि लूफी ने यहाँ पे जहरीले मशरूम्स खा लिए थे जो कि उसकी बॉडी से सारी एनर्जी खींच लेते। उसके बाद वो उसको अपने विलेज में लेके आती हैं जहाँ पे वो लोग उसकी बॉडी से सारे मशरूम्स को निकालती हैं, फिर उसको नहलाने जाती हैं। जब उसको वो नहला रही होती हैं तो स्वीट पी की नजर एक और मशरूम पे जाती है जिसको पूरी ताकत से खींचने के बाद भी वो लूफी के पैरों के बीच मौजूद उस मशरूम को निकाल नहीं पाती। तभी वहाँ पे इनके गाँव की ओल्ड ग्रैनी ग्लोरियोसा आती है और वो सबको बताती है कि लूफी दरअसल मेल है और इस पॉइंट तक वो सभी लोग लूफी को एक फीमेल ही समझ रही थी। दोस्तों हमको पता चलता है कि ये आइलैंड दरअसल अमेज़न लिली आइलैंड है जहाँ पे कूजा ट्राइब्स रहती हैं और इस आइलैंड में सिर्फ वुमेन्स ही रहती हैं और अगर किसी मेल ने इस आइलैंड में कदम रखा तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता है। लूफी को वो लोग एक जेल के अंदर कैद करके रखते हैं। अब क्योंकि भाई इस आइलैंड की सारी महिलाओं ने कभी किसी लड़के को नहीं देखा था तो वो सभी लूफी से उसके पैरों के बीच मौजूद उसके जेनेटिकल ऑर्गन के बारे में पूछते हैं जिसको लूफी सोने की बॉल्स बताता है। फिर वो लोग लूफी से उसके जेनेटिकल ऑर्गन को निकाल के उनको देने के लिए बोलते हैं ताकि वो लोग भी उसको पास से देख सके, जिसको सुनने के बाद लूफी उन पे काफी गुस्से के साथ रिएक्ट करता है। लूफी को पहनने के लिए वो लोग कुछ नए कपड़े देते हैं जो कि टोटली लड़कियों वाले होते हैं, जिसको देखने के बाद लूफी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन पे रेज करने लगता है। इसके बाद सारी लड़कियां वहाँ डिफेंस पोजीशन में आके लूफी पे अटैक करने वाली होती हैं। लूफी उनसे बोलता है कि उसको एक शिप चाहिए और वो यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा, बट फिर भी वो लड़कियां वहाँ पे लूफी पे अटैक कर देती हैं और लूफी वहाँ पे छत तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। लूफी को पता चलता है कि उसका वीवरा कार्ड उसके पैंट में नहीं है और वो दरअसल मार्गरेट के पास है, तो वो मार्गरेट को लेके जंगल की तरफ कूद जाता है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो लूफी को उसका वीवरा कार्ड वापस दे देती है और लूफी को बताती है कि इस आइलैंड की एम्प्रेस यानी कि स्नेक प्रिंसेस भी एक पायरेट है। हमको पता चलता है कि पायरेट एम्प्रेस अपने सफर के बाद आइलैंड में वापस आ रही है, जिसके बाद सारे कूजा ट्राइब्स के लोग लूफी को तुरंत एलिमिनेट करने का फैसला करते हैं, इसके पहले कि ये बात एम्प्रेस को पता चले। जंगल में मार्गरेट लूफी के कपड़ों से फूल पत्तियां सारी हटा देती है और लूफी वापस से अपने दोस्तों को खोजने के लिए निकलने का प्लान बनाता है, जो कि कुमा ने एक एक करके सबको डिफरेंट जगह पहुंचा दिया था और इसके लिए वो मार्गरेट से एक बोट मांगता है, बट मार्गरेट उसको यह कहकर मना कर देती है कि इस आइलैंड में तुमको बोट नहीं मिल सकती और अगर मिल भी गई तो वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड दरअसल काम बेल्ट में मौजूद है और यहाँ चारों तरफ सिर्फ सी किंग्स ही मौजूद है और शिप को सेल करने के लिए यहाँ पे हवा भी नहीं चलती। वो बताती है कि पायरेट एम्प्रेस की परफ्यूम यूडा, 2 जाइंट स्नेक जिनको यूडा कहते हैं, उनकी मदद से चलती है और वो इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि कोई भी सी किंग उनके आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करता। दोस्तों लूफी निराश होकर खुद की एक राफ्ट बनाने की कोशिश करता है, बट वो इतनी गंदी बनी होती है कि जैसे ही वो उस पे एक कदम रखता है वो तुरंत टूट जाती है और वो वहाँ पे डूब जाता है। फिर मार्गरेट उसको वहाँ पे बचाती है। फिर मार्गरेट डिसाइड करती है कि अगर वो लूफी से ज्यादा अटैच हो गई तो वो उसके लिए बहुत समस्या हो जाएगी और वो लूफी को वहीं पे मारने का फैसला करती है। अब उसके तीर इतने पावरफुल होते हैं कि वो पत्थर को भी चीर देते हैं। फिर वो रिवील करती है कि उसने अपने तीर को हाकी के साथ इन्फ्यूज करके थ्रो किया था। लूफी की समस्या यहाँ कम होने का नाम नहीं लेती है कि 4 और फीमेल्स कूजा ट्राइब्स उसको मारने के लिए यहाँ पे आ जाती हैं। स्वीट पी यहाँ मार्गरेट को बताती है कि स्नेक प्रिंसेस वापस आ गई हैं और हम देखते हैं कि पास में ही यहाँ पे एक मरीन शिप बोया हैंकॉक की शिप के बाजू में खड़ी है। दोस्तों उस शिप में वाइस एडमिरल मोमोंगा हैंकॉक के क्रू मेंबर से हैंकॉक को बाहर निकालने की बात रखता है, जिसको उसके क्रू मेंबर्स डिनाई कर देते हैं। बट कुछ ही देर बाद यहाँ पे 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बोया हैंकॉक सामने आती है अपनी दोनों बहनों के साथ। मोमोंगा यहाँ पे बताता है कि आज से 2 दिन बाद एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है और वहाँ पे सभी वॉरलॉर्ड्स को नेवी की हेल्प के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उस एग्जीक्यूशन में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और नेवी की भी जंग हो सकती है। मोमोंगा के इस इन्विटेशन को हैंकॉक डिनाई कर देती है, जिसके बाद मोमोंगा उसको बताता है कि अगर वो यहाँ पे नेवी की हेल्प करने नहीं आती है तो उसका वॉरलॉर्ड का टाइटल उससे छीन लिया जाएगा। बट हैंकॉक उसको तब भी मना कर देती है और फिर वो मोमोंगा के सारे नेवी ऑफिसर
ग्लोरियोसर्स को अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से स्टोन में बदल देती है। अब भाई जिस किसी के भी मन में ठरकी ख्याल होते हैं वो सब यहाँ हैंकॉक के डेविल फ्रूट मेरोमेरोनोमी की पावर से स्टोन में बदल जाते हैं। मोमोंगा यहाँ खुद को घायल करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो हैंकॉक से बोलता है कि वो 2 दिन यहाँ पे उसके फाइनल डिसीजन का वेट करेगा। बट हैंकॉक उसको वहाँ से जाने की बात बोल के अपने विलेज में वापस आ जाती है और जहाँ पे उसका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। हैंकॉक यहाँ सभी से उसके ना होने के बीच में कुछ मेजर घटना हुई है या नहीं ये पूछती है, जिसको सभी लोग डिनाई कर देते हैं। वो ये भी पूछती है कि आखिर ज्यादातर महिलाएं उसके स्वागत में वहाँ पर क्यों नहीं थी, जिसके जवाब में उसको बताते हैं कि आइलैंड में एक डेंजरस मंकी आ गया है और वो सब लोग उसको मारने के लिए गए हैं। ओल्ड ग्रैनी ग्लोरियोसा हैंकॉक को नेवी की रिक्वेस्ट मानने की बात कहती है क्योंकि उसके वॉरलॉर्ड के ही टाइटल की वजह से ये आइलैंड अभी तक सुरक्षित है। हैंकॉक गुस्से में आ जाती है और उसको बोलती है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आइलैंड तबाह भी हो जाए और वो ग्लोरियोसा को खिड़की के बाहर फेंक देती है और तुरंत अपने नहाने की अनाउंसमेंट करती है, जिसके लिए सारे कैसल को खाली करा के चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। एक छोटी सी बच्ची हैंकॉक के क्रू मेंबर से पूछती है कि आखिर नहाने के लिए इतनी ज्यादा तामझाम क्यों करी जा रही है, जिसके बाद वो बताती है कि पास्ट में हैंकॉक और उसकी बहनों ने गॉर्गन नाम के एक विशाल क्रिएचर को हराया था। बट उसके हारने के बाद उसने हैंकॉक और उसकी बहनों की पीठ में एक कर्ज आई का निशान छोड़ दिया और अगर कोई भी उस कर्ज मार्क को देख लेता है तो वो तुरंत स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए सारे कैसल को चारों तरफ से कवर करके प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी उन मार्क्स को ना देख सके। लूफी आइलैंड की वॉल्स में घूम रहा होता है और वो ये फैसला करता है कि वो सीधा इस आइलैंड की हेड से जाके एक शिप मांगेगा और इस आइलैंड से निकल जाएगा। जिसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाने का फैसला करता है और वहाँ से कूद जाता है। बट वो सीधा हैंकॉक के बाथटब में गिरता है, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी होने लगती है। वो वहाँ पे हैंकॉक को नंगा खड़ा देखता है बट उसके मार्क को देखने के बावजूद भी वो वहाँ पे स्टोन में कन्वर्ट नहीं होता और वो हैंकॉक से बताता है कि उसने वो मार्क पहले कहीं पे देखा हुआ है। दोस्तों हैंकॉक वहाँ काफी गुस्से में आ जाती है और उसकी बाकी 2 बहनें भी बाथरूम में आ जाती हैं। हैंकॉक अपने डेविल फ्रूट की पावर से लूफी को स्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है बट काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो लूफी को स्टोन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि लूफी के मन में कोई भी ठरकी ख्याल नहीं होते। लूफी यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट वो हैंकॉक की लव गन से हिट हो जाता है और उसको कूजा ट्राइब वहीं पे कैप्चर कर लेती है। लूफी को एग्जीक्यूट करने के लिए अरीना के अंदर लाया जाता है। लूफी यहाँ एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे कुमा की पावर्स की वजह से आया है बट हैंकॉक ये सब मानने के लिए तैयार नहीं होती है। मार्गरेट बताती है कि ये उसकी ही गलती है कि उसने लूफी को विलेज के अंदर लेके आया और स्वीट पी और एल्फालेंडर भी उसका यहाँ पे साथ देती हैं बट हैंकॉक उन तीनों को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। जिसके बाद लूफी क्वेश्चन करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया तो हैंकॉक बताती है कि उनको उनके किए की सजा मिलेगी। इसके बाद हैंकॉक बैकुरा को लूफी को मारने के लिए बुलाती है जो कि एक जायंट पैंथर होता है बट लूफी उसको अपने एक ही मुक्के से वहीं पे हरा देता है और सारे लोग ये देख के शौक में जाते हैं कि बिना हाकी के यूज के लूफी ने उसको आखिर हरा कैसे दिया। लूफी गुस्से में सबको सुनाता है कि हैंकॉक ने जब उनके फ्रेंड्स को स्टोन में कन्वर्ट किया तो उसके बाद भी वो लोग ऐसे हंस कैसे सकते हैं। हैंकॉक अपनी बहन मारीगोल्ड और सेंडर सोनिया को लूफी को तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए बोलती है। जिसके बाद जब उसकी बहनें लूफी से फाइट करने आती हैं तो लूफी समझ आता है कि ये दोनों डेविल फ्रूट यूजर्स हैं बट क्राउड बोलता है कि इनके पास गार्गोन कर्ज की पावर्स हैं। फाइट शुरू होने के पहले लूफी मार्गरेट, स्वीट पी और एल्फालेंडर की स्टैच्यूज को किनारे जाके रख देता है ताकि फाइट के दौरान वो गलती से टूट ना जाए। अब भाई इनसे फाइट करने के दौरान लूफी को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी तो रबर की बनी है बट फिर भी उनके सारे अटैक लूफी को हर्ट कर रहे थे। यही नहीं लूफी के सारे अटैक प्रिडिक्ट करके डॉज भी कर सकते थे। हैंकॉक लूफी को तुरंत हार मानने के लिए बोलती है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तू वहीं चुपचाप बैठ जा। हैंकॉक तुरंत अपनी बहनों को लूफी को मारने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लूफी को पकड़ के उसके सामने मार्गरेट की स्टैचू को तोड़ने वाली ही होती है बट लूफी यहाँ पे अपनी काफी खतरनाक हाकी को यूज करके आधे से ज्यादा ऑडियंस को वहीं पे बेहोश कर देता है। वो सभी लोग वहाँ पे शौक में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोया हैंकॉक ही थी जो कि कॉन्करर्स हाकी को यूज कर सकती थी। वो लोग ये भी रियलाइज करते हैं कि लूफी ने अभी इसको मास्टर नहीं किया है। भाई लूफी देखता है कि उसके अपोनेंट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी फुल पावर से इनसे फाइट करने का फैसला करता है और अपना गियर 2 एक्टिवेट कर लेता है। दोस्तों लूफी यहाँ पे बहुत ही जल्द हैंकॉक की दोनों बहनों को अपने जोरदार हमलों से हरा देता है लेकिन इसको देख के हैंकॉक खुश नहीं होती और वो लूफी को तुरंत खत्म करने के लिए फिर से उन लोगों को बोलती है। जिसके बाद उसमें से एक बहन अपने आप को आग से जला लेती है और वो लूफी पे उससे अटैक करने के लिए जाती है बट लूफी अपनी गोमो गोमो नो गेटलिंग हमले से वो दोनों को वहीं पे हरा देता है और वो दोनों को आपस में बांध देता है और अपना विक्ट्री साइन पोस्ट करता है और उसमें से एक की फ्लेम्स दूसरे के कपड़ों में चली जाती है और उसके कपड़े वहाँ पे जल जाते हैं। अब क्योंकि
क्योंकि उसके कपड़े जल रहे थे तो उसका कर्ज मार्क यहाँ पे एक्सपोज हो जाता। बट लूफी उसके बैग को जाके कवर कर लेता है और उसके कर्ज मार्क को यहाँ पे एक्सपोज होने से पहले प्रिवेंट कर लेता है। जब हैंकॉक को और उसकी बहनों को ये रियलाइज होता है तो वो सभी लोगों को उस एरिना से बाहर जाने के लिए बोलती हैं और इस फाइट को वहीं पे रोक देती हैं। हैंकॉक को ये सब देख के अपने एक्शंस पे बहुत ही ज्यादा निराशा होती है और वो यहाँ पे रोने लगती है। जिसके बाद लूफी हैंकॉक से बोलता है कि क्या वो उससे फाइट करने नेक्स्ट आने वाली है, पर हैंकॉक उससे फाइट करने के लिए मना कर देती है। लूफी हैंकॉक को मार्गरेट और उसकी फ्रेंड जिनको उसने स्टोन में कन्वर्ट करा था उनको फिक्स करने के लिए बोलता है। बट हैंकॉक उसको दो ऑप्शन देती है कि या तो वो उसको बोट देगी या तो वो लोगों को फिक्स करेगी। लूफी सीधे उसको बोल देता है कि वो यहाँ पे मार्गरेट और उसके साथियों को फिक्स कर दे, जिसको सुन के वो सभी लोग यहाँ पे शॉक में आ जाते हैं क्योंकि वो लोग लूफी को सेल्फिश समझ रहे थे। मार्गरेट और उसके साथी यहाँ पे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्योंकि वो स्टोन बने हुए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद सभी लोगों को बताते हैं कि लूफी उन तीनों को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए अरीना में फाइट कर रहा था। कूजा कैसल में लूफी को हैंकॉक की सिस्टर्स थैंक यू बोलती हैं उसके सीक्रेट को प्रिवेंट करने के लिए। बट लूफी को यहाँ पे थैंक यू की बजाय खाना चाहिए था। हैंकॉक लूफी को उसके रूम में बुलाती है। लूफी सोचता है कि उसको वहाँ पे खाना मिलेगा, पर बदले में उसके सामने हैंकॉक आधी नंगी बैठी रहती है। हैंकॉक थोड़ा सा गुस्सा होती है बट वो मुड़ के अपनी पीठ में मौजूद उस मार्क को दिखाती है और लूफी से पूछती है कि क्या वो इस मार्क को पहचानता है। थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद लूफी बताता है कि उसने ये मार्क को हाची के सर पे मौजूद मार्क से रिलेट कर लिया था। एल्डर 9 वहाँ पे पहुँचती है और वो लूफी को उस मार्क की सच्चाई बताने के लिए हैंकॉक को बोलती है। वो हैंकॉक को न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल के बारे में बताती है कि लूफी ने साबाओडी में एक सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर हाथ उठाया था और जिसको लूफी बताता है कि उसको इस एक्शन पे कोई रिग्रेट भी नहीं है भले ही वो इलीगल हो। जिसको सुनने के बाद हैंकॉक काफी इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर कोई तो है जो वर्ल्ड नोवेल्स के आगे खड़े होने की हिम्मत रखता है। हैंकॉक बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसको और उसकी बहनों को किडनैप करके एक स्लेव ऑक्शन में बेचने के लिए ले जाया गया, जहां उनकी पीठ पे स्लेव मार्क लगाया गया और उनको सेलेस्टियल ड्रैगन काफी परेशान भी करते थे। बट एक दिन एक नेक इंसान जिसका नाम फिशमैन टाइगर था वो आया और उसने उनको और सभी फिशमैन्स को जिनको सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने गुलाम बना के रखा हुआ था उन सभी को आजाद करवाया। आगे चल के फिशमैन टाइगर ने उस स्लेव मार्क को मॉडिफाई करके सन के सिंबल में कन्वर्ट किया और उन्होंने अपना सन पायरेट्स क्रू स्टेब्लिश किया। हैंकॉक बताती है कि उसको और उसकी बहनों को वहाँ पे डेविल फ्रूट जबरदस्ती खिलाए गए और ये गारगॉन वाली स्टोरी उन्होंने इसलिए बनाई ताकि कोई भी उनका ये सीक्रेट जान ना सके और वो लोग थोड़े प्राइड के साथ अपना जीवन जी सके। हमको पता चलता है कि फिशमैन टाइगर अब इस दुनिया में नहीं है और उसका क्रू अब स्प्लिट होके अपना अपना सेपरेट ग्रुप चला रहे हैं और हाची के सर पे जो मार्क था उसका मतलब यही है कि हाची और आर्लोंग भी पहले टाइगर के ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। अपनी बैक स्टोरी बताने के दौरान हैंकॉक काफी इमोशनल हो जाती है और उसको बहुत रोना आता है। दोस्तों ग्रैनी बताती है कि वो पहले यहाँ की स्नेक प्रिंसेस हुआ करती थी और उसने हैंकॉक और उसकी बहनों को बचपन से अपनी बेटी जैसे पाला है। दोस्तों हैंकॉक बताती है कि वो अपना एटीट्यूड इसलिए इतना अजीब रखती है क्योंकि वो दोबारा अब किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। हैंकॉक लूफी से बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसको यहाँ से जाने के लिए एक बोट देने के लिए राजी हो जाती है। बट उससे पहले वो लूफी को सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए एक विशाल डिनर ऑर्गेनाइज करती है जहां वो लोग काफी मस्ती करते हैं। अब लूफी तो भाई काफी ज्यादा भूखा था तो वो यहाँ पे आराम से पेट भर के खूब सारा खाना खाता है। बट जब वो खा रहा होता है तो वहाँ की सारी लेडीज लूफी की स्ट्रेची बॉडी से खेल रहे होते हैं। इवन एक जन तो लूफी के साथ खेलने के लिए लोगों से पैसे भी ले रही होती है। मार्गरेट वहाँ से लूफी को सुरक्षित लेके निकल जाती है और लूफी को उसको और उसकी फ्रेंड्स को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। ये लोग एल्डर 9 यानी कि ग्लोरियोसा के घर पहुंचते हैं जहाँ पे ग्लोरियोसा बताती है लूफी को कि हैंकॉक दरअसल 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक है। जिसके बाद लूफी को रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ उसने हैंकॉक से फाइट नहीं की क्योंकि वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लूफी को ये भी बताती है कि आज से एक हफ्ते बाद एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है और उसको इस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल इम्पेल डाउन में रखा हुआ है। लूफी बताता है कि एस उसका भाई है और वो यहाँ अपने क्रू को ढूंढने का प्लान चेंज करके अपने भाई को रेस्क्यू करने का प्लान बनाता है। ग्रैनी बताती है कि इम्पेल डाउन पहुंचने का सबसे तेज रास्ता एक नेवी शिप के द्वारा ही जाने का है और इसके लिए लूफी को हैंकॉक के वॉरलॉर्ड ऑफ द सी स्टेटस की हेल्प लगेगी। वो हैंकॉक से हेल्प लेने के लिए उसके कैसल पहुंचते हैं बट वहां जाके पता चलता है कि हैंकॉक यहाँ पे एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। ग्रैनी देख के समझ जाती है कि हैंकॉक को आखिर हुआ क्या है क्योंकि इसी बीमारी की वजह
से वो काफी साल पहले इस आइलैंड को छोड़ के गई थी। वो हैंकॉक को बोलती है कि लूफी उससे मिलने आया है और लूफी का नाम सुन के हैंकॉक तुरंत खड़ी हो जाती है। वो तुरंत लूफी से मिलने जाती है। लूफी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेल्प के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ले और उसको यहाँ से इम्पेल डाउन लेके चले जाए। अब हैंकॉक पहले तो यहाँ पे नेवी का साथ देने नहीं वाली थी, बट लूफी के कहने पे वो गवर्नमेंट के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली होती है और हमको पता चलता है कि हैंकॉक यहाँ पे लूफी के प्यार में पागल हो चुकी है। ग्रैनी बताती है कि ये अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले वाली स्नेक प्रिंसेस भी इसी बीमारी से ग्रस्त थी और उसने अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख के घुट के मर गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हेल्प करके हैंकॉक ने यहाँ पे अमेज़न लिली आइलैंड की भी भलाई की है। कूजा पायरेट्स की शिप यहाँ पे रेडी होती है और लूफी और हैंकॉक यहाँ से सबको बाय बोलते हैं। लूफी पर्सनली मार्गरेट और उसके फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प के लिए और उसको प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो अपने क्रू के साथ उनके आइलैंड पे विजिट करने आएगा और फिर हैंकॉक के साथ मोमोंगा की नेवी शिप की ओर निकल जाता है। अब लूफी तो उस नेवी शिप में अलाउ नहीं था तो वो हैंकॉक के कपड़ों में छुप के उस नेवी शिप में एंटर करता है। नेवी हेडक्वार्टर में सेनगोकू तक ये बात पहुंच जाती है और वो हैंकॉक के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के डिसीजन को सुन के काफी खुश हो जाता है। अब क्योंकि एक वॉरलॉर्ड ने ऑलरेडी इस वॉर में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, इसके बावजूद भी अब उसके पास इनफ मैन पावर है जिससे वो व्हाइट बियर्ड के साथ होने वाली जंग के लिए रेडी है। हमको पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड की 23 बैटलशिप अचानक से गायब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इम्पेल डाउन में मंकी डी गार्प एस से मिलने पहुंचता है और वो उसकी हालत देख के यहाँ काफी निराश हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा अमेज़न लिली आर्क यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ तक अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी है, मतलब तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट आर्क में भाई हम लोग बात करने वाले हैं इम्पेल डाउन आर्क की, जहाँ से हमारी स्टोरी और भी ज्यादा सीरियस होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।